हेलो विद्यार्थियों, आपके इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है शुरू किए हुए हैं, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यानी वॉइस चेंजिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के रूल एक साथ देखे और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो समझे। आज जो हमारी टॉपिक है वो रहेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने की। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी चर्चा करेंगे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कि हम पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस के अनुवाद कैसे करते हैं और उसको पुनः पैसिव वॉइस में हम कैसे बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की पहचान है वो क्या होती है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में या ए ई तथा ती थी ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ई, ता, था, ती, थी, ते, थी इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात कार्य जो है भूतकाल में अपूर्ण अवस्था में होता है। तो ये अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान है। वह एक्टिव वॉइस की पहचान को या पैसिव वॉइस दोनों के अंत में यही आने वाले। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे एक्टिव वॉइस के। तो एक्टिव वॉइस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके क्या रूल है उसको देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो पहला रूल क्या है कि सभी वचन के कर्ता के साथ, सभी वचन के कर्ता के साथ यहाँ पर क्रिया की दूसरी अवस्था क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं यानी कर्ता एक वचन हो या कर्ता आपका बहुवचन हो, दोनों परिस्थितियों में हम क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। दो टेंस ऐसे अपने 12 टेंस में से हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके नेगेटिव से ही सहायक क्रिया का इस्तेमाल होगा। अब इसके लगे हाथ पैसिव वॉइस के नियम देख लेते हैं हम। तो पैसिव वॉइस के इसके क्या रूल हैं। अब मैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के नियम लिखता हूँ और दोनों के अनुवाद एक साथ बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस के क्या नियम है इसके पैसिव वॉइस के क्या रूल है वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का क्या रूल है। इसमें रूल नंबर 1 हमें याद रखना है कि ही सी इट और प्लस एक वचन कर्म हो, एक वचन का कर्म हो, कर्म के साथ जो सहायक क्रिया है वो हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी ही सी इट और एक वचन का कर्म होगा तो सहायक क्रिया हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 2 हमें याद रखना है पैसिव वॉइस के रूल में कि यहाँ पर ही सी इट के साथ आई भी आप जोड़ लीजिए। ही सी इट आई, यहाँ वी यू दे प्लस बहुवचन का कर्ता हो, बहुवचन का कर्म हो, कर्ता नहीं कर्म हो,
तो के साथ हम लोग सहायक क्रिया वेयर यानी वर का प्रयोग करते हैं। और कोई भी पैसिव वॉइस आप बनाओगे उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का रूल ये थी, और ये हो गया एक रूल एक्टिव वॉइस का। तो आइए कंपैरिजन करके दोनों के अनुवाद को देखते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखते हैं। तो आप इस नियम को नोट कर लें और ये दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखे कि क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके अनुवाद कैसे करेंगे और इनको चेंज कैसे करेंगे। जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। अब ये अपना एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पिछले टेंस में हम लोगों ने देख चुका था पिछले वीडियो में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो ही, जाना का अंग्रेजी गो होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट। ही वेंट टू स्कूल। ये हो गई अपनी पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस का अनुवाद। यानी यदि आपको एग्जाम में ये वाक्य देगा, इंग्लिश वाक्य ही देगा, हिंदी वाक्य वहाँ नहीं रहेंगे, तो यदि क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है आप निश्चित तौर से समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया कौन सी लगानी है? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्म के साथ वास और बहुवचन कर्म के साथ वर का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे, स्कूल को इधर लाएंगे, SCHOOL स्कूल। एक है तो इसलिए वास। अब इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्रिया का, गॉन टू बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म के जगह जो लिखने वाला शब्द है वो होता है हिम। तो ये हो गया स्कूल वाज गॉन टू बाई हिम। वह स्कूल गया, स्कूल उसके द्वारा जाया गया। तो इस तरह से हमने पहला उदाहरण लिया और आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। वे क्रिकेट खेल, वे क्रिकेट खेल। तो अपना एक्टिव वॉइस में करता हो जाएगा दे, और खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका प्लेट। दे प्लेट। और क्रिकेट का क्रिकेट, CRICKET, दे प्ले क्रिकेट। अब ये बन गया अपना एक्टिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस का रूल है कि इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ क्रिया के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट को यहाँ लाएंगे, CRICKET क्रिकेट, और एक है तो वास, क्रिकेट वास। ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों प्लेट ही होता है, प्लेट। और बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दे। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। आइए एक आध और उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल आप लेंगे वो क्या लें, कोई बहुवचन का लेते हैं। जैसे वह वह कलमें खरीदा, यानी बहुत सी कलमें खरीदा। तो ही, खरीदना का होता बाई, और बाई का सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म दोनों, BOUGHT, बॉट। ही बॉट कलमें, पेन्स, ही बॉट पेन्स। अब इसका ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो पेन्स को यहाँ लाएंगे, यानी पेन्स बहुवचन है तो लग जाएगा वर। ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों बाट ही होता है, इसलिए हम बाट ही उतार देंगे। पेन्स वर बाट बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम। एक और करके देख लेते हैं। राधा गीत गाई,
तो हो जाएगा राधा, सेकेंड फॉर्म sang, और गीत का हो जाएगा सॉन्ग। तो राधा sang सॉन्ग, ये हो गया अपनी एक्टिव वॉइस, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। पैसिव वॉइस करेंगे तो सॉन्ग को इधर लाएंगे, सॉन्ग एक है तो वास, ये हो जाएगा संग, और बाई चूंकि ये नाउन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही लिखा जाएगा इन राधा। तो हमने कुछ उदाहरणों के साथ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को देखा कि उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनको बदलते कैसे हैं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो विद्यार्थियों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में देखेंगे। तो इसमें नियम नंबर 1 इसका आप नोट करो कि सभी वचन के कर्ता के साथ, सभी वचन के कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया है वो डिड का इस्तेमाल होगा। यदि सहायक क्रिया किसी वाक्य में डिड सहायक क्रिया के रूप में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्रिया जो दूसरी अवस्था लग रही थी, अब यहाँ पर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमारा सेम वही सहायक क्रियाएं होंगी और केवल नॉट बढ़ेगा। यानी पैसिव वॉइस में हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का में सहायक क्रिया थी वही नेगेटिव में होगी, वही इंट्रोगेटिव में होगी, और क्रिया की तीसरी अवस्था ही प्रयोग की जाती है। तो आइए कुछ वाक्यों के साथ हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी समझते हैं। जैसे मोहन पुस्तक नहीं बेचा। मोहन पुस्तक या मोहन ने पुस्तक नहीं बेचा। तो देख सकते हैं अब नहीं आ चुका है। तो मोहन एक वचन करता हो या बहुवचन, सबके साथ लगाने अपने को डिड, उसके बाद तुरंत लाएंगे नॉट। मोहन डिड नॉट। बेचना का अंग्रेजी होता है सेल, और पुस्तक का बुक। तो मोहन डिड नॉट सेल बुक, ये होगी अपनी एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस देखें तो बुक को लाएंगे यहाँ, बुक, उसके बाद बुक एक है तो आ जाएगा वॉच, उसके बाद नॉट। अब सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, और आ जाएगा बाई। और मोहन नाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मोहन ही लिखेंगे। तो बुक वाज नॉट सोल्ड बाई मोहन। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। जैसे गाय घास नहीं खाई। गाय घास नहीं खाई, तो आप देख सकते हैं काऊ डिड नॉट, भाई नहीं आ गया तो डिड नॉट आ जाएगा। खाई क्या ईट, और घास का हो गया ग्रास। काऊ डिड नॉट ईट ग्रास, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ग्रास को यहाँ लाएंगे, और ग्रास चूंकि कलेक्टिव नाउन के रूप में है इसलिए इसके साथ लगेगा वाज। ग्रास वाज, ये नॉट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, और उसके बाद बाई। और काऊ एक नाउन है तो यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ग्रास वाज नॉट ईटेन बाई काऊ। एक और उदाहरण इसके लिए देख लेते हैं। आप इन सबको नोट करते रहें, सीखते रहें और फिर अभ्यास भी करते रहें। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। वे
पानी में नहीं तैर, तो वे की अंग्रेजी दे, इसके साथ लगेगी डिड, उसके बाद नॉट, दे डिड नॉट। तैरना का होता है स्विम, दे डिड नॉट स्विम इन द वाटर, इन द वाटर। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ ये इन आया हुआ है। तो अब हम बनाएंगे जब इसका पैसिव वॉइस, तो द वाटर ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द वाटर वाज नॉट, स्विम का थर्ड फॉर्म होता है स्वम, तो द वाटर वाज नॉट स्वम। और ये इन बच गया, बचा हुआ जो भी शब्द बच जाएं उन्हें मुख्य क्रिया और बाई के बीच में लिख देते हैं। तो द वाटर वाज नॉट स्वम इन बाई, दे का दे। तो इस तरह से आपका ये भी पैसिव वॉइस हो गया। तो हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा हर टेंस का वही रूल है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि उसके स्थान पर जो उसकी सहायक क्रिया होती है उस टेंस की, उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, यानी कर्ता से पहले लिख देते हैं। कर्ता से पहले लिखने से फायदा क्या है कि उसी से हमारा क्या हो सब, मतलब क्या शब्द का जो अर्थ है उसी से बोध हो जाता है। तो हमारा यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा वाक्य में, तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यही जो है पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया वही है, मुख्य क्रिया वही है, तो उसमें भी यदि हम सहायक क्रिया को बाहर करेंगे तो उसके माने भी क्या हो जाएगा। जैसे आपका दिया हो क्या, माताजी या माता मंदिर गई, तो आप बना सकते हो मदर। तो चूंकि क्या करते लेना है तो डिड पहले लिखना होगा, डिड मदर। अब जाना कभी देता गो टू टेम्पल, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इस डिड के स्थान पर चूंकि ये मदर है, अब यहाँ मदर यहाँ जाएंगे और टेम्पल यहाँ आएगा, तो इसका मतलब टेम्पल एक वचन कर है, एक टेम्पल है, एक तो है। इसके लिए सहायक क्रिया जो है वाज बाहर कर देंगे, इसी माने क्या हो जाएगा वाज टेम्पल। इसका कर देंगे थर्ड फॉर्म गॉन और टू, उसके बाद बाई, मदर का मदर, चूंकि नाउन है तो यही रह जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वाज टेम्पल गॉन टू बाई मदर। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे हम समझते हैं। क्या वह कमरा साफ किया, तो आप देख सकते हैं तो वह की कि ही, और क्या है शुरुआत में तो डिड आ जाएगा पहले, डिड ही। अब साफ करना का अंग्रेजी होता क्लीन, CLEAN, क्लीन। और कमरा का द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही क्लीन द रूम। अब ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द रूम को पहले लेंगे, द रूम। अब रूम एक है इसलिए वाज को पहले कर देंगे, तो हो जाएगा क्या वाज द रूम। अब इसका थर्ड फॉर्म CLEANED, क्लीन। बाई ही का क्या हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरह से वाज द रूम क्लीन बाई हिम। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम था। आइए दूसरे रूल की बात करते हैं। तो अब क्या है, यदि वाक्य के बीच में, यहां कर दूं बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे इत्यादि शब्द अगर आ जाएं, क्यों, कब, कहां, कैसे ऐसे शब्द आते हैं, तो हमें करना क्या होता है कि ये शुरू से क्या हट जाएगा, तो हम क्यों, कब, कहां शब्द की अंग्रेजी इस सहायक क्रिया के पहले से, इस सहायक क्रिया के भी पहले लिखेंगे और बनाएंगे। जैसे क्या वह कमरा साफ क्यों किया, अगर मैंने कर दिया क्यों, तो सब कुछ स्ट्रक्चर वही है,
कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजी से भी पहले आ जाएगी। और ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बस क्योंकि अंग्रेजी आ जाएगी, क्या हो जाएगी पहले। व्हाई वाज द रूम क्लीन्ड बाय हिम। तो आप देख सकते हैं कि पहले और इसमें बहुत अंतर नहीं है, क्यों कब कहाँ शुरू से क्या हट जाएगा, तो बीच में जब क्यों कब कहाँ रहेगा, यानी जब व्हाई से कोई वाक्य शुरू रहेगा तो व्हाई से ही पैसिव वॉइस भी शुरू होगा, केवल ये कर्म आ जाएगा यहाँ और करता चला जाएगा यहाँ, क्रिया की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों सीखे। अब इसमें एक वाक्य स्पेशली आती है हु वाला, कौन वाला। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो हु वाला होता है इंट्रोगेटिव में, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की भांति सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता जब तक कि वो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। मतलब केवल इंट्रोगेटिव है तो हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रिया का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, या अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम का पालन करेंगे। जैसे उसे मिठाई कौन दिया, उसे मिठाई कौन दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हु, अब लगाएंगे सेकेंड फॉर्म गेव, हु गेव उसे हिम स्वीट, हु गेव हिम स्वीट। तो आप देख सकते हैं कि जब तक क्या कौन वाला वाक्य होगा, जिस वाक्य में कौन शब्द आएगा, तो उसका बात करते समय हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल जब इंट्रोगेटिव होगा तो सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें यस यस लग के आता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो है क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसके साथ प्रयोग होता है। अब इसका पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में जो हु से बना हुआ वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस बाय होम से बनाएंगे हम लोग, बाय होम। अब इन दोनों में से किसी को एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि मैं ही यहाँ लाऊंगा, यहाँ लग जाएगा वाज, बाय होम वाज ही। यहाँ गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिव इन स्वीट। लेकिन यदि यह इंट्रोगेटिव भी के साथ साथ नेगेटिव भी होता तब नॉट का इस्तेमाल होता। जैसे उसे मिठाई कौन नहीं दिया या नहीं कर दूं, तो यहाँ पर अब बदलाव होगा क्या, हु डिड नॉट गिव हिम स्वीट्स। तो यहाँ पर होगा बाय होम वाज, जैसे बाय होम डिड नॉट गिव स्वीट्स, तो यहाँ हो जाएगा बाय होम वाज ही नॉट गिवन स्वीट। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का। तो हमने आज पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के जो है को भी खत्म कर लिया कि एक्टिव वॉइस के अनुवाद कैसे होंगे इसमें और पैसिव वॉइस के अनुवाद कैसे होंगे। साथ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमें बदलना होगा तो क्या करना होगा, कौन सी सहायक क्रियाएं लगानी होंगी, क्या याद रखना होगा। अब आइए कुछ अभ्यास, कुछ वाक्यों का अभ्यास कराते हैं। जैसे he gives me sweet। तो यहाँ देख सकते हैं। अब वाक्य को देखिए, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में वाक्य देगा और आपसे कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहेगा। तो सबसे बड़ी प्रमुखता ये है कि वाक्य को पहचानना कि किस टेंस का है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया गया है और इसमें देखो यस या यस लगा है। तो ऐसा नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अब यहाँ देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस दो ऑब्जेक्टों में से की ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगर मी से लाएंगे तो मी कर्ता की जगह जब आएगा तो आई हो जाएगा और इसके साथ लग जाएगा अपनी सहायक क्रिया एम और इसका थर्ड फॉर्म गिवन। बचा हुआ जो शब्द है वो वर्ब और बाई के बीच में छोड़ देते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, यानी आई एम गिवन स्वीट बाय हिम। और स्वीट से भी आप बना सकते हो स्वीट, तो आ जाएगा इज गिवन। अब बच गया मी, गिवन मी और उसके बाद बाई, यानी बचे हुए शब्द मुख्य क्रिया और बाई के बीच में डालेंगे। स्वीट इज गिवन मी बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम। तो हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम अंग्रेजी वाक्यों को पहचान पाएँ कि भाई वह टेंस कौन सा है। तो
तो हमने बताया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग की गई होगी और उसमें या तो क्रिया के अंत में यस या एस होगा या तो नहीं होगा। दूसरा, यदि डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हुआ है या डू का डज का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो उसमें भी सहायक क्रिया इज मार्क लगेगा। और पैसिव वॉइस की किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यदि क्रिया की सेकेंड फॉर्म है तो हम समझ जाएंगे कि वह पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम उसमें सहायक क्रिया वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। यदि डिड लगा है, सहायक क्रिया के रूप में डिड प्रयोग हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो उसमें हम सहायक क्रिया पैसिव वॉइस के लिए वाज वर का प्रयोग करेंगे। और ये कुछ और वाक्य देखते हैं। दे सोल्ड कार, दे सोल्ड कार्स। तो क्या बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? कार से। कार्स वर सोल्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो कार वर सोल्ड बाय देम। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वाक्यों को पहचान करके उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कह सकता है। तो इस तरह से कुछ वाक्य का हम लोगों ने अभ्यास भी किया कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं। और हम दोनों तुलनात्मक रूप में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों को तुलनात्मक रूप में पढ़ रहे हैं, यानी एक्टिव वॉइस के भी रूल को रिवाइज कर रहे हैं और पैसिव वॉइस के भी रूल सीख रहे हैं। आइए कुछ और वाक्य देते हैं। राधा डिड नॉट लर्न लेसन, राधा डिड नॉट लर्न लेसन। तो बता सकते हैं, सॉरी यहाँ नॉट हमने नहीं लिखा, डिड नॉट लर्न लेसन। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर राधा डिड नॉट लर्न लेसन, तो हमने यहाँ पर जो है वाक्य लिख दिया है। अब बता सकते हैं कौन सा वाक्य है? बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही आपने समझा कि यह आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेसन वाज और नॉट है, इसके साथ भी नॉट लगाएंगे, नॉट लर्न का लर्न्ड बाय, और राधा है तो राधा ही रहेगी, राधा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सीख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नियम क्या है और कैसे हम एक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम कुछ वाक्यों को, जब 3 टेंस हो जाएंगे तो कुछ वाक्यों के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न जो आपसे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आपका अभ्यास भी हो सके। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साहवर्धन करिए, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें और आपका ज्ञान वर्धन हो सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।